हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी पर। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए आज हमने निर्णय लिया कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो प्रमुख अंतर है उनको लेकर के जो भी अभ्यर्थियों के डाउट आते हैं उनको सॉल्व कर दिया जाए। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मुख्य रूप में अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा निकाय होता है जिसमें मंत्रियों के तीनों श्रेणियां शामिल होती हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो। इनकी संख्या को लेकर के मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं देखने को मिलता है, परंतु वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या में स्थिरता लाते हुए संशोधन किया गया और इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के अधिकतम 15% कर दी गई तथा मंत्रिपरिषद में न्यूनतम 12 मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। फिर भी वर्ष 2003 में एक संशोधन करते हुए 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या न्यूनतम 12 और अधिकतम लोकसभा का 15% कर दी गई। वहीं अगर हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के ही वरिष्ठ मंत्रियों यानी कैबिनेट मंत्रियों को लेकर के एक अलग विभाग बना लिया जाता है जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं और ये विभागों के प्रमुख या वरिष्ठ मंत्री होते हैं, जिसको लेकर के 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में आर्टिकल 352 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया और इन्हीं माध्यम से मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्णय लिया जाता है। सरकारी कार्यों से संबंधित निर्णय और निर्देश मंत्रिपरिषद को दिए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई और इसी वजह से अभ्यर्थियों को मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में दोनों में क्या अंतर रह जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए शुरू करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। सबसे पहली विशेषता की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें मंत्री अधिक होते हैं। अगर हम वहीं पर मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है, एक छोटा निकाय है और इसमें सिर्फ 15 से 20 मंत्री होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इस मंत्रिपरिषद के 60 या 70 मंत्रियों में से जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन कैबिनेट मंत्रियों को हम मंत्रिमंडल के सदस्य का दर्जा देते हैं, या हम यही कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के ही कुछ मंत्रियों को लेकर के वे मंत्री जो विभागों के प्रमुख होते हैं, जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं, जिनको हम कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं, वही मंत्रिमंडल कहलाते हैं। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां विद्यमान होती हैं। मंत्रियों की अगर हम तीनों श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री, सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री। दूसरी अगर बात करें तो राज्य मंत्री और तीसरे जो होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। यहाँ पर कई बार राज्य मंत्री की एक अलग कैटेगरी देखने को मिलती है जहाँ पर वे स्वतंत्र प्रभार होते हैं, यानी इनके ऊपर कैबिनेट का दर्जा प्राप्त कोई भी मंत्री नहीं होता, या राज्य मंत्रियों के ऊपर जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होते उनको हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। पुनः समझ लीजिए, सबसे वरिष्ठ विभागों के अध्यक्षों को हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं या वरिष्ठ मंत्रियों को हम कैबिनेट मंत्री की संज्ञा देते हैं। इनके कार्यों की सहायता के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और उनके कार्यों में राज्य मंत्री के कार्यों में सहायता के लिए उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीनों कैटेगरी होती है, तीनों श्रेणियां शामिल होती हैं। तो इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां शामिल होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी इसमें कह सकते हैं, जिनके ऊपर कैबिनेट का पद रिक्त होता है उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। अगर हम बात करें मंत्रिमंडल में तो यह मंत्रिपरिषद का ही भाग है। अभी जो हमने पहले बिंदु में बताया कि यहाँ पर 15 से 20 मंत्री होते हैं और ये मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं और ये मंत्रिपरिषद के ही सदस्य होते हैं। तो यह मंत्रिपरिषद का ही भाग है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी इनमें राज्य मंत्री, उप मंत्री नहीं होते,
केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। यही अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद की अगली विशेषता में, तो यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती। यानी मंत्रिपरिषद की सामूहिक बैठक का कोई औचित्य नहीं है, ये एक साथ बैठक नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। तो मंत्रिपरिषद का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है और इस वजह से इसकी कोई सामूहिक बैठक नहीं होती। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो ये एक निकाय की तरीके से, एक संस्था की तरीके से प्रत्येक हफ्ते कम से कम एक बैठक जरूर करता है, सामान्यतः हफ्ते में एक बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय लेता है। दोनों में अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद में सामूहिक कार्य कोई नहीं है और इस वजह से उसकी कोई सामूहिक बैठक नहीं होती। मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो यह एक निकाय की तरीके से है, इसके कार्यकलाप जो होते हैं वो सामूहिक होते हैं, इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बैठक होती है और इसमें सरकारी कार्यों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। अगर यही मंत्रिपरिषद की अगली विशेषता देखें तो इसमें सभी शक्तियां प्राप्त हैं। मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद को सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन केवल और केवल कागजों में। या हम कह सकते हैं कि इसको कागजों पर सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? मंत्रिमंडल के पास। वैसे ही समझ लीजिए जैसे कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, परंतु वह केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में या मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री में होती हैं। बिल्कुल वैसे ही मंत्रिपरिषद को सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन कहाँ? कागजों में। और केवल इसकी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो कहाँ हैं? इसकी वास्तविक शक्तियां जो हैं वो मंत्रिमंडल उपयोग करता है। यहाँ लिखा है ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उपयोग करता है, यानी मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उपयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है। मंत्रिमंडल का अपना कोई कार्य नहीं है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के लिए कार्य करता है और इसी वजह से वो मंत्रिपरिषद की समस्त शक्तियों का उपयोग करता है। आगे अगर बात करें इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, यानी मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। अब मंत्रिमंडल में अगर देखें तो मंत्रिमंडल प्रत्येक सप्ताह बैठक करके राजनीतिक निर्णय लेता है और ये निर्णय लेकर के मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है। इसके निर्णय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। एक बार पुनः समझ लें, मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो मंत्रिमंडल के द्वारा दिए जाते हैं और इन निर्देशों के आधार पर मंत्रिपरिषद कार्य करती है। मंत्रिमंडल के द्वारा दिए गए निर्देश मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। तो ये था मंत्रिमंडल की विशेषता। आगे अगर बात करें तो यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है, यानी राजनीतिक निर्णयों को लेकर के मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को देता है और मंत्रिमंडल के निर्णयों को मंत्रिपरिषद लागू करती है। अगर आगे हम बात करें, यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है, यानी मंत्रिमंडल जो निर्णय देता है उन निर्णय या निर्देशों की अनुपालन के लिए देखरेख कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। यानी मंत्रिपरिषद के लिए कार्यों के निर्देश देता है, मंत्रिपरिषद उसको लागू कर रही या नहीं लागू कर रही, इसकी देखरेख भी मंत्रिमंडल करता है। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद में, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगी, 75 में इसके मंत्रियों की नियुक्ति आदि के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर कहा गया यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। इसके आकार और स्वरूप के बारे में कोई विस्तृत वर्णन नहीं देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देख करके इसके आकार को निर्धारित करता है और मंत्रिपरिषद की जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन के संसदीय प्रक्रिया के आधार पर अपनाई गई है और इसी वजह से यह एक विधिक निकाय भी है। इसके वेतन और भत्ते 1952 के अंतर्गत मंत्री पद को परिभाषित किया गया है। उसमें चाहे कोई भी उसे नाम क्यों ना दिया गया हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उपमंत्री हो। तो इस तरीके से यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। इसके आकार और स्वरूप के बारे में संविधान में कुछ भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री समय समय पर आकार और स्थिति में समय को देखते हुए फेरबदल करता है। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमोदन करता है या किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक संवैधानिक निकाय है और इसके
विस्तृत वर्णन 74-75 में किया गया है, परंतु इसके आकार और स्वरूप के बारे में कोई वर्णन नहीं है। प्रधानमंत्री समय स्थिति को देख करके इसके आकार और स्वरूप में परिवर्तन करता है। यह एक विधिक निकाय है, ब्रिटेन की संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हम बात करें मंत्रिमंडल में, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में, जब हम आपातकाल से संबंधित अनुच्छेदों का अध्ययन करते हैं, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में रखा गया। हालांकि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में इसे शामिल किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो, इस परिषद का हिस्सा होंगे। या हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री तथा अन्य कैबिनेट मंत्री जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अधीन की गई हो, वे इसके सदस्य होंगे, इस परिषद का हिस्सा होंगे। तो इसकी जो व्याख्या है, मंत्रिमंडल की जो व्याख्या है, वो अनुच्छेद 352 में देखने को मिलती है। अगली विशेषता की बात करें तो यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं पर अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। यानी मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करने का कर्तव्य किसका है? मंत्रिमंडल का है। तो इस तरीके से ये कुछ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर था। हम पुनः एक बार समझ सकते हैं, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होता है, उसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं और ये विभागों के प्रमुख या कैबिनेट मंत्री होते हैं, या ये हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के द्वारा की गई है, वे कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं या मंत्रिमंडल कहलाते हैं। इनमें मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियां होती हैं मंत्रियों की, परंतु मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसकी बैठक में भी प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है और कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। अगर आवश्यकता समझी जाती है तो राज्य मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की बैठक में तीनों भाग लेते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो। ये सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती, जबकि मंत्रिमंडल हफ्ते में एक बैठक सुनिश्चित करती। इनमें सभी शक्तियां प्राप्त हैं। वास्तविक रूप से इनकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और उसके निर्णयों को लागू किया जाता है। संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख 74 और 75 में किया गया। अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। तो ये थी विशेषता हमारे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में आप अंतर कर पा रहे होंगे।